शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग 8-6 हो गया, ठीक है। तो देखिए, पिछले क्लास में अभी तक जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स डिस्कस किया है, इसमें हम लोगों ने बिहार का बजट, है ना, एनुअल बजट के साथ उसको कंबाइन करके, सॉरी, यूनियन बजट के साथ उसको कंबाइन करके हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके। और पिछले सेशन में हम लोगों ने बर्निंग इश्यूज से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था, VVG रामजी एक्ट और उसके अलावा शांति एक्ट जो है वो खत्म किया था। आज इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 2 और टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो 2 टॉपिक आपको पता है कौन कौन से हैं। तो अभी रिसेंटली जो है वो माननीय प्रेसिडेंट महोदया के द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से, है ना, जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है आर्टिकल 143 के तहत वो एक्सरसाइज किया था। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि गवर्नर का जो इशू है और प्रेसिडेंट का जो इशू है अभी काफी ज्यादा चल रहा है। और जहाँ पे ऐसे स्टेट्स में जहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो अपोजिशन पार्टीज की जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा क्लैशेस देखने को मिल रहा है, यूनियन और सेंटर, यूनियन और स्टेट के बीच में, या फिर उस स्टेट और गवर्नर के बीच में। तो वो हमें इस बार करके जाना है। तो हो सकता है आपको कि लॉन्ग में यदि गवर्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आए, तो शॉर्ट में जो है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, या फिर यदि शॉर्ट में गवर्नर का क्वेश्चन आए तो लॉन्ग में जो है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है। दोनों में से कहीं एक तो आएगा इस बार, ठीक है। और गवर्नर हमेशा से बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, आपको पता ही है, तो वो भी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो गवर्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आएगा ही। इसके अलावा जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, क्योंकि बिहार जो है वो एक लेबर इंटेंसिव स्टेट है, जहां पर एग्रीकल्चर से लेकर दूसरे स्टेट्स तक के भी हम लोग लेबर इंडस्ट्री में हम लोग केटर करते हैं। तो नए 4 लेबर कोड्स जो है वो नोटिफाई हुए हैं, नोटिफाई पहले ही हो गए थे, लेकिन इम्प्लीमेंट अब हुए हैं। तो उन सब के बारे में भी हमें जो है वो जानकारी लेना है। तो ये दो टॉपिक्स आज हम लोग काफी हॉलिस्टिकली कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो थर्ड आई एंगल हम लोग डिस्कस करते हैं, बेसिकली बिहार के रिलेवेंस में उसका क्या जो है वो खासियत हो सकता है, ये भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट जो है वो वही रहेगा। हम लोग जो है वो जो नोट्स हैं, जैसे नोट्स आपको मिले होंगे पिछले 2 क्लासेस के नोट्स जो मिले होंगे, पिछले 2 टॉपिक के नोट जो आपको मिले होंगे, तो सिमिलरली वैसे ही नोट पैटर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और ताकि हम लोग सीधे वहां से उठाकर अपने आंसर्स में उसको क्या कर सकें, तो इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। तो एक बार हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद यदि कुछ डाउट होगा तो फिर वो हम लोग जो है वो आप लोग के डाउट्स लेंगे। अभी बीच में आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिएगा, बीच में यदि मैं पूछूंगा कुछ कुछ, तो कोई एक आदमी जो है वो आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो सबसे पहले मैं अपना जो है वो स्क्रीन जो है वो मैं स्क्रीन जो है वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग कंफर्म करेंगे प्लीज कि आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, वेरी गुड स्नेहा। तो नाउ स्क्रीन इज विजिबल, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर टॉपिक, है ना। हम लोग अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला, वो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, है ना। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थ्रू आर्टिकल 143। तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली, मुझे लगता है कि ये विजिबल है, प्लीज कंफर्म, है ना। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छा, एक और चीज कर देते हैं, क्योंकि मैंने एक एडिशनल जो है वो तो लगाया नहीं है, तो इसको ऑन रखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर ही दिखेगा स्क्रीन। ठीक है। तो आज हम लोग बर्निंग इश्यूज का सेकंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, और इस सेकंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो लिया गया है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का सीरीज हम लोग चला रहे हैं, करंट 365 नाम है इसका, पता ही है आप लोग को। और इसमें हम लोग 75 से 100, है ना, 75 to 100 जो है वो लगभग टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ऐसे डिस्कस करेंगे कि उसको सीधे आप लोग अपने आंसर्स में क्या कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि कोई भी सीरीज से जुड़ना चाहता है, तो इसका लिंक वगैरह जो है वो एजुकेट भारत के चैनल पे दिया हुआ है, वहां पे आप जो है वो डायरेक्ट पेमेंट करके इससे जुड़ सकते हैं। और इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक से बाहर जो है वो आपके आंसर में, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आए, चाहे वो जीएस पेपर 1 का हो करंट अफेयर्स का सेक्शन, चाहे वो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, है ना, कहीं पे भी यदि, या फिर साइंस एंड टेक हो, उसमें यदि करंट का कुछ भी टॉपिक आता है, तो वो हमारे लिए नया नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। और इतना डेप्थ में हम लोग डिस्कस कर जाएंगे कि कुछ भी एस्पेक्ट पर यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको आसानी से आंसर कर सकें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अभी रिसेंटली जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना हुआ, है ना, हमारे कंट्री में। वो क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल 5 जजेस के बेंच जो है ना, उन्होंने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच, ठीक है, उन्होंने नवंबर 20, 2025 को
ठीक है, प्रेसिडेंशियल माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं अभी, उनके द्वारा एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो, है ना, लगभग 16, लगभग क्या है ना, 16th प्रेसिडेंशियल जो है वो रेफरेंस दिया गया। ठीक है, और आर्टिकल 142 के तहत, इसके तहत उन्होंने 14 क्वेश्चंस जो है वो पूछे थे, है ना, सुप्रीम कोर्ट से, कि आप इसके ऊपर जो है वो हमें क्या करिए, तो बताइए कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। बेसिकली ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहाँ से आया, तो आपको याद होगा कि अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने डिसीजन दिया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, और उस समय जो है वो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो थे वो हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो उन्होंने डिसीजन दिया था और कुछ टाइम लाइन फिक्स कर दिया था कि गवर्नर को या फिर प्रेसिडेंट के लिए जब यदि बिल्स को रिजर्व किया जाता है, तो कितने समय अंतराल के अंदर जो है वो उसका, है ना, निष्पादन जो है वो कर दिया जाना चाहिए। इसके बारे में जो है वो ना अप्रैल 2025 में, है ना, एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया था। तो उस टाइमलाइन को लेकर कंटेंशन पहले से ही चल रहा था, और कंटेंशन क्या था कि ये बोला गया कि हमारे संविधान में, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इस प्रकार का कोई टाइमलाइन तो फिक्स्ड है नहीं। और साथ ही साथ हमारे पास एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 50, वो क्या कहता है, आर्टिकल 50 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, तो एक सेग्रीगेशन होना चाहिए, देयर शुड बी सेपरेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। कोई भी चाहे एग्जीक्यूटिव हो वो जुडिशरी के फंक्शंस को इंक्रोच नहीं करेगा, और साथ ही साथ जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को इंक्रोच नहीं करेगा। डायरेक्शंस भले दे सकता है लेकिन इंक्रोचमेंट नहीं होगा। लेकिन जुडिशरी के पास दो और पावर्स हैं, वो आपको पता है। एक जुडिशियल रिव्यू का पावर है कि यदि कोई भी लॉ पास किया गया और यदि वो संविधान के अनुकूल नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स मतलब एनी लॉ विच इज पास्ड बाय एनी बॉडी, गवर्निंग बॉडी, आइदर बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और बाय पार्लियामेंट, यदि पास किया गया एंड दैट इज इन कॉन्ट्रावेंशन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अल्ट्रा वायर्स। तो यदि वो अल्ट्रा वायर है, तो जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। तो एक पावर तो ये है सुप्रीम कोर्ट के पास। दूसरा पावर क्या है कि एब्सोल्यूट जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 142 के तहत, है ना। तो इस एब्सोल्यूट जस्टिस के तहत बेसिकली इसी से निकलता है हमारा क्या चीज, तो जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसको हम लोग एक तरह से नाम देते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है, तो जो मैटर उनसे कंसर्न्ड नहीं है या डायरेक्ट पिटीशन के रूप में उन तक नहीं पहुंचा है, उन मैटर्स पे भी जो है वो अपना क्या करती है, तो फैसला सुनाती है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है। ठीक है, तो इस आर्टिकल 142 या फिर एक्टिविज्म का इस्तेमाल करके बहुत सारे केसेस पहले जो है वो किए गए हैं। जैसे कोविड के टाइम में आप देखे होंगे कि मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो इतना तक कह दिया था कि आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस क्यों नहीं चलाए जाए, क्योंकि उस समय कोविड-19 का पीक चल रहा था और बंगाल में जो है वो असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट करा दिया था इलेक्शन कमीशन ने। तो और ये माना जा रहा था कि उसके वजह से जो है वो कोविड के केसेस और बढ़ गए। तो मद्रास हाईकोर्ट ने जो है वो बोला था। इसी प्रकार, है ना, जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने भी जो है वो जैसे गंगा में या फिर और भी यमुना में जो डेड बॉडीज उस समय फ्लोट कर रहे थे, उसको लेकर भी जो है वो फटकार लगाई थी सरकार को। तो ये आर्टिकल 142 के तहत जो है वो है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल जो कंप्लीट जस्टिस है बेसिकली, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टाइम टू टाइम जो है वो बहुत सारी सुओ मोटो कॉग्निजेंस के तहत जो है वो फैसला सुनाते रहती है। लेकिन ये फैसला बिल्कुल ही जो है वो अभी तक के हिस्ट्री में, भारत के अभी तक के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था। फैसला क्या था कि संविधान में कहीं पे भी कोई टाइम लिमिट नहीं सेट किया गया है कि यदि कोई बिल को रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए, या यदि कोई बिल को प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर के पास फाइनल असेंट के लिए, तो कितना टाइम पीरियड हो सकता है गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के पास उसको असेंट देने के लिए या फिर मना करने के लिए। ऐसा कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। इसके पीछे रीजन भी है। इसके पीछे रीजन क्या क्या है, आपको पता है कि इसके पीछे क्या रीजन है, कि जो बिल है उस बिल में हो सकता है कि कुछ पैन इंडिया रिपरकशंस हों। पैन इंडिया क्या हो सकता है, तो रिपरकशंस हो। तो यदि उसका बिल का पैन इंडिया रिपरकशन है, तो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर जो है वो उसमें डिसीजन ले ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए गवर्नर क्या करते हैं कि उसको प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए क्या करते हैं, बताइए ना, रिजर्व कर लेते हैं एक तरह से, है ना।
या फिर ये हो सकता है कि उस बिल में और ज्यादा डेप्थ में एनालिसिस करने की जरूरत हो, तो इसलिए गवर्नर के पास कोई टाइमलाइन नहीं होता है। बेसिकली एक तरह से वो उनके डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आ जाता है कि वो उसका एसेंट कब दें या नहीं दें, या वापस कर दें, या अपने एसेंट को विथहोल्ड कर दें। तो इन सब चीजों को देखते हुए टसल जो है वो गवर्नर के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रूलिंग सरकार होती है वो हमेशा चलते रहता है, वो आप लोगों ने देखा है। और स्पेशली ये टसल और ज्यादा दिखता है हमें जहां पर यूनियन में जिस पार्टी की सरकार है उसके अपोजिशन पार्टी की सरकार या अपोजिट पार्टी की सरकार जो है वो स्टेट में यदि हो तो ऐसा ही कर्नाटका के केस में हमें देखने को मिला था। उसके बाद जो है वो तमिलनाडु के केस में, तो तमिलनाडु की जो सरकार है वो उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर जो है वो डिसीजन दे दिया। तो इसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे और उस डिसीजन के बाद क्यों जो है वो राष्ट्रपति महोदया को जो है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का इस्तेमाल करना पड़ गया आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है, तो आई होप जो है वो आपका इंट्रोडक्शन इस प्रकार से जो है वो क्लियर है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें बैकग्राउंड क्या है कि बोलता है गवर्नर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। ये आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन यदि पूछा जाए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यदि आपका किसी स्टेट पूछा जाए तो वो कौन होते हैं? तो आपके गवर्नर होते हैं। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंटर करती है ना। सेंटर जो है वो डिसाइड करती है और प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट करते हैं, और वो प्रसाद पर्यंत मतलब टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो है ना अपने पद पर क्या होते हैं तो बने रहते हैं। उनका बेसिकली कोई एक टाइम पीरियड नहीं होता है। तो गवर्नर कैसे फंक्शन करती है किसी बिल को लेकर, तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ये फ्लो चार्ट काफी अच्छा है, इसको आप लोग अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे से फ्लो चार्ट में बहुत कुछ जो है वो बता दिया गया है। तो सबसे पहले कोई बिल जो होता है दैट इज पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर उसको क्या करती है बताइए? पास करती है। उसके बाद जो है वो क्या होता है बेसिकली, है ना, तो वो बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। इट इज प्रेजेंटेड टू किसके पास? तो गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास जैसे ही प्रेजेंट होगा तो गवर्नर हैज द आर्टिकल 200 के तहत, है ना, उनके पास पावर्स है। क्या क्या पावर है? तो वो उस बिल को रिजर्व कर सकती है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए अंडर आर्टिकल 201, या तो उस बिल को मानने से मना कर सकती है, अपने एसेंट को देने से, विदहोल्ड इज एसेंट। यदि विदहोल्ड कर देगी तो दैट वोंट बिकम एन एक्ट। या तो उसमें वो क्या कर सकती है? तो एसेंट दे सकती है, दैट विल बिकम एन एक्ट। एक और हो सकता है कि वो फिर से वापस भेज दे, है ना, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, सॉरी। ठीक है, ताकि इसको फिर से जो है वो एक बार आप रिव्यू कीजिए। तो बेसिकली ये कुछ कुछ जो है वो ऑप्शंस है गवर्नर के पास कि यदि कोई बिल उनके पास प्रेजेंट किया जाता है तो ये सब ऑप्शन जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें यदि विदहोल्ड कर दिया जाए एसेंट तो दैट विल नॉट बिकम एन एक्ट। अब ये पॉइंट जो है वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और साथ ही साथ ये दोनों पॉइंट जो है वो क्या है तो प्रॉब्लमेटिक हैं। बेसिकली ऐसे स्टेट्स में जहां पर अपोजिशन की जो है वो क्या होती है तो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या हुआ कि मल्टीपल अपोजिशन पार्टीज एक्यूज्ड गवर्नर फॉर डिलेइंग एसेंट टू द बिल्स, है ना, बहुत सारी मल्टीपल अपोजिशन पार्टीज, ठीक है, उन्होंने क्या किया तो गवर्नर के ऊपर एक्विजिशन लगाया, ठीक है, कि ये सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या फिर सरकार को सही ढंग से काम नहीं करने दे रहे हैं। सरकार को नहीं करने दे रहे हैं ऐसा क्यों लगा सकते हैं वो? ऐसा क्यों जो है वो एक्यूजर लगा सकते हैं? इसलिए लगा सकते हैं कि जो गवर्नर है वो तो एक तरह से सेंटर जो है उसको नॉमिनेट करके या फिर जो है प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने जो है वो वहां पर अपॉइंट करके भेजा है। लेकिन जो स्टेट के जो गवर्नमेंट है वो कहाँ से आए हैं? तो वो जनता के द्वारा चुन कर आए हैं। तो हमेशा उनका ये कहना होता है कि इट इज अगेंस्ट द मैंडेट which the people of that state has provided to that particular government, है ना। तो यदि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नर जानबूझकर जनता के मैंडेट के अगेंस्ट जो है वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा ही तमिलनाडु के केस में क्या हुआ कि लगभग 10 बिल, है ना, इसको क्या किया गया, 10 बिल्स को जो है वो दैट वाज रीपास्ड, है ना, बार बार इसको वापस भेजा गया, इसको रीपास कर कर भेज दिया गया फिर से प्रेसिडेंट, आई मीन गवर्नर के पास। और इसके वजह से उनके एसेंट में क्या हुआ तो डिले हो गया। गवर्नर ने इनके ऊपर एसेंट दिया ही नहीं और इनफाइनाइट टाइम तक जो है उसको क्या किया तो रोक कर रखा। सिमिलर केसेस देखने को मिले पंजाब में, केरला में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इन सब में भी जो है वो हमें सिमिलर केसेस देखने को मिले। तो यहां से हमारा जो है वो डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। डिस्प्यूट क्या स्टार्ट होता है कि 8 अप्रैल 2025 का वो डेट था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही बिल्स के ऊपर जो है वो जजमेंट दिया, जो बिल्स गवर्नर काफी दिनों तक रोक कर बैठे थे। और जजमेंट में उन्होंने दो बातें कही, और दोनों बातों में दोनों ही जो है वो ऐसे बातें कही जो कहीं पे भी हमारे संविधान में मेंशन्ड नहीं है। पहला क्या कहा कि उन्होंने बोला कि देयर इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ डीम्ड एसेंट। उन्होंने अपने जजमेंट में बोल दिया कि हम
जो है वो क्या करेंगे, जितने भी बिल्स ऑलरेडी पेंडिंग हैं, जितने भी बिल्स ऑलरेडी पेंडिंग हैं, वो सभी आज से क्या मान लिए जाएंगे, तो पास्ट। ठीक है, हम उनको पास जो है वो करार देते हैं। तो एक तरह से हम लोग देख रहे थे कि आर्टिकल 50 के तहत देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो एक तरह से जुडिशरी जो है उसने क्या किया, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के फंक्शन को जो है वो क्या कर लिया, तो है ना, एज्यूम कर लिया। तो ये आर्टिकल 50 का एक तरह से खुद ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हनन कर दिया। ये उन्होंने मान लिया कि जितने भी बिल्स आज तक पेंडिंग हैं, जैसे कर्नाटक तमिलनाडु के केस में ये 10 बिल्स पेंडिंग थे, तो ये 10 के 10 बिल जो है वो क्या मान लिए जाएंगे, तो इट शुड बी डीम्ड पास्ट, है ना, डीम्ड एसेंट उनका मान लिया जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बोला गया कि टाइम लिमिट जो है वो क्या कर दिया जाएगा, तो इम्पोज कर दिया जाएगा आज से। कैसे टाइम लिमिट इम्पोज किया जाएगा, तो गवर्नर के पास जैसे ही कोई भी बिल जाएगी, तो गवर्नर के पास इनिशियली 3 महीने होंगे मैक्सिमम, फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके ऊपर आपको जो है वो डिसाइड करना है, या तो आपको उसका एसेंट देना है, या तो प्रेसिडेंट के लिए जो है वो रिजर्व कर लेना है, या तो आपको उसको वापस भेज देना है, या तो आपको उसके एसेंट को विदहोल्ड कर देना है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये काम कर लेना है। या नहीं तो अगर आप उसको वापस कर दिए और फिर से आपके पास वो बिल आ गया एज अ गवर्नर, तो उस केस में आपके पास सिर्फ क्या होगा, तो 1 महीने का समय होगा। सिमिलर केस गोज टू द प्रेसिडेंट ऑल्सो। यदि गवर्नर ने यदि प्रेसिडेंट के लिए वो बिल रिजर्व कर लिया, तो फिर प्रेसिडेंट के पास भी जो है वो 3 महीने का ही समय होगा उसको असेंट देने के लिए। और यदि प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस कर दिया और फिर से सेम बिल पास होकर आ गया, तो अब प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 1 महीने का समय होगा। तो ये टाइम लिमिट सेट कर देना अपने आप में ये दिखाता है कि जुडिशरी इज इन्फोर्सिंग सर्टेन डिसीजन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है। एक तरह से गवर्नर के पास जो कुछ भी ऑटोनॉमी थी, जो कुछ भी डिस्क्रिशनरी पावर था, उसका एक तरह से सीधा क्या हो गया, तो ये इंक्रोचमेंट को दिखाता है, सीधा सीधा हनन हो गया उसका, है ना। तो ये जो है वो जैसे ही ये डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो चारों तरफ हमें देखने को मिला, डिस्प्यूट्स देखने को मिला, हंगामा देखने को मिला। तो इसमें की इश्यूज क्या सब है इस डिसीजन के ऊपर, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट इज ऑल्सो बाउंड बाई 3 मंथ। सबसे पहले कि प्रेसिडेंट जो है वो उनको भी 3 महीने का पालन करना पड़ेगा टाइम लिमिट का। आर्टिकल 142 हम लोग देखें ऊपर, है ना, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके, है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है बहुत सारे केसेस में, जिसमें लगता है कि एग्जीक्यूटिव सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है, या कहीं पर किसी मदद करना है किसी को, वहां पर भी आर्टिकल 142 इन्वोक होती है। तो इट इज यूज टू ब्रिंग अपॉन द डॉक्ट्राइन ऑफ डीम्ड एसेंट। तो आर्टिकल 142 का एक तरह से यूज किया गया ये बताने के लिए कि जितने भी बिल्स पेंडिंग हैं, उन सभी बिल्स को क्या मान लिया जाए, तो डीम्ड पास्ट मान लिया जाए, या डीम्ड एसेंट मान लिया जाए। जबकि ऐसा कोई डीम्ड एसेंट का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल क्या है हमारे पास, है ना, फाइनल जो है वो, है ना, अथॉरिटी है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने हिसाब से उसने ये डिसीजन दे दिया। अब इसमें दो और फैक्टर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कि इफ 3 मंथ्स टाइम लिमिट फेल्ड टू बी अडहेयर्ड बाय द गवर्नर या प्रेसिडेंट, देन बिल विल बी ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड टू हैव बीन पास्ड, है ना, ऑटोमेटिक एसेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया इसमें। ठीक है, तो अब इसके वजह से, है ना, सेंटर और गवर्नर और दूसरे तरफ स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या हो गया, तो क्लैश स्टार्ट हो गया, है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है। गवर्नर के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है, सीधा सीधा उसका ये हनन है। आप सरकार को या गवर्नर को, है ना, आप जो है वो समय नहीं दे रहे हैं इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। हो सकता है कि गवर्नर को ऐसा कोई वो बिल लग जाए जिसके लिए पैन इंडिया रिपरकशंस हो सकता है कोई ऐसा बिल लग जाए जिसके वजह से जो है वो नेबरिंग कंट्रीज के कोई जो है वो उनके इंटरेस्ट हैम्पर हो रहे हों। तो ऐसे बिल्स के ऊपर क्या करने की आवश्यकता होता है, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशंस करने की आवश्यकता होती है। और 3 महीना सरकारी सेटअप में डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन करने के लिए शायद कम समय हो सकता है। ये सब पॉइंट रिप्रेजेंट करके प्रेसिडेंट ने 14 पॉइंटर्स क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने में जो है वो रख दिया, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, फिर देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में क्या क्या पूछा गया। तो आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन इसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का, इसके तहत प्रेसिडेंट जो है
है ना, किसी भी मैटर के ऊपर, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी जजमेंट के क्लेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो और अन्यथा मिसलेनियस चीजों से रिलेटेड हो, उसके ऊपर क्या कर सकती है, तो क्लेरिफिकेशन मांग सकती है। तो ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे भारत के इतिहास में अभी तक का 16वां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था एक तरह से, ठीक है। बिहार में जो लास्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था वो 2025 में बिल जीएसटी इंप्लीमेंटेशन बिल के ऊपर जो है, जो अभी जीएसटी में जो सुधार किए गए थे उसके तहत जो है वो मांगा गया था 2025 में। उससे पहले 2023 में आप लोग पढ़े होंगे कि 2021-22 में जो है वो एसईसीसी हुआ था, है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से। तो एसईसीसी के डेटा के ऊपर बिहार सरकार ने 65% तक आरक्षण जो है वो कर दिया था, 10% ईडब्ल्यूएस को छोड़कर, है ना। यदि कुल 10% को जोड़ दें तो कुल मिला के 75% तक आरक्षण जो है वो बढ़ गया था। तो इस 75% आरक्षण पर जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो कुछ पार्टीज चले गए, और हाई कोर्ट ने इस मैटर को कहाँ पे भेज दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये नहीं चलेगा, है ना, तो उन्होंने इसको क्या किया था, तो स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो बिहार में रिसेंटली जो है वो दो इस तरह से प्रेसिडेंट मतलब जो है रेफरेंस देखने को मिलता है ना, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन मांगा गया था। तो अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन आता है, इसमें इंपावर्स प्रेसिडेंट टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन, किस चीज के ऊपर पूछ सकती है सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन, एनी मैटर रिलेटेड टू द लॉ, एनी मैटर which has dispute between center and state, है ना, और between two states, और या नहीं तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो वहां पर भी प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकती है, तो है ना, मांग सकती है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिडिक्शन इज एक्सक्लूसिव टू द प्रेसिडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही एक्सक्लूसिव है। ऐसा नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यदि चाहे तो वो भी मांग ले, है ना, ये सब नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो कौन मांग सकता है, तो प्रेसिडेंट ही मांग सकते हैं। कोर्ट्स ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसी को लेकर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन क्या है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, कि जो कोर्ट का ओपिनियन है, जो कोर्ट यहाँ पर रेंडर करेगी एडवाइस, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी किसी भी मैटर पर, वो क्या होगा, तो दैट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर। प्रेसिडेंट उसको मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द, है ना, कि प्रेसिडेंट के विल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से रेफर किए जा सकते हैं, तो आर्टिकल 143 में है ये। तो आर्टिकल 143 का दो पार्ट है आपके पास, एक आर्टिकल 143(1) है, एक आर्टिकल 143(2) है। 143(1) क्या बोलती है कि क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट और ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। यदि कोई ऐसा मैटर है जो कानून से रिलेटेड है, यदि कोई फैक्चुअल जो है वो स्टेटमेंट है, या नहीं तो कोई ऐसा चीज है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, तो इन सब मुद्दों पर जो है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा जा सकता है अंडर आर्टिकल 143(1). जबकि आर्टिकल 143(2) क्या मांगा जा सकता है, कि डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। मान लीजिए कि संविधान जब हमारे फंक्शन में नहीं आया था, है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो क्या हो गया, तो फंक्शन में आ गया। तो इससे पहले जब संविधान फंक्शन में नहीं आया था, तो उस समय भी बहुत सारे ट्रीटीज साइन किए भारत सरकार ने प्रिंसली स्टेट्स के साथ, है ना, और भी दूसरे जो है वो पार्टीज के साथ। तो उनसे रिलेटेड यदि कोई डिस्प्यूट आता है, और क्योंकि प्रेसिडेंट के पास उस समय का एक्सपर्टीज तो है नहीं, साथ ही साथ प्रेसिडेंट कोई लॉ मेकिंग बॉडी तो नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास अपना एक्सपर्टीज नहीं है, प्रेसिडेंट के पास जो है वो एक तरह से आर्काइव्स नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट से, है ना, एडवाइस मांग सकती है कि इस केस में क्या किया जा सकता है। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी के ऊपर मांगा जा सकता है, जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, है ना, हरी सिंह के साथ, है ना, जम्मू एंड कश्मीर के केस में, तो उस पर मांगा जा सकता है। किसी एग्रीमेंट के ऊपर मांगा जा सकता है, कोविनेंट सेनेट के ऊपर मांगा जा सकता है। ये क्या होता है ना। तो बेसिकली कोविनेंट मतलब कोविनेंट सेनेट मतलब क्या होता है, कि यदि कोई भी ऐसा जो ट्रीटी जो साइन किया गया हो, है ना, और उस वो ट्रीटी दोनों ही पार्टीज के ऊपर जो है वो क्या हो, तो एक तरह से बाइंडिंग हो, उसको हम लोग बोलते हैं कोविनेंट सेनेट। बेसिकली जो सनद है ना, ठीक है, ये क्या है, तो एक आपका अरेबिक वर्ड है, यस, ठीक है, ये कौन सा वर्ड है, अरेबिक वर्ड है। इसका मतलब होता है चार्टर, क्या होता है, चार्टर, या इसको हम लोग बोलते हैं डीड। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जैसे चार्टर एक्ट्स आए थे, है ना, चार्टर अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये एक तरह से एक्ट होता है ना, और ये दो पार्टीज के बीच में साइन किया जाता है, और ये दोनों पार्टीज के ऊपर क्या होता है, तो एक तरह से बाइंडिंग होता है। तो ऐसा कोई यदि लीगल जो है वो डॉक्यूमेंट साइन किया गया हो और उसके ऊपर डिस्प्यूट आ गया हो, तो उसके ऊपर भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो मांगा जा सकता है। या नहीं
तो इस प्रकार का और भी कोई सिंपल सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स यदि है तो उस पे भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा जा सकता है। ठीक है, तो अब दोनों ही केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन, है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले वाले केस में यदि कोई लॉ से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, यदि कोई फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट दे भी सकती है अपना एडवाइस और देने से मना भी कर सकती है। जबकि जो दूसरा केस है हमारा आर्टिकल 143(2) वाला, जिसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन है, या कॉन्वेनेंट सेनेट के ऊपर क्वेश्चन है, सनद के ऊपर, या कोई इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो उसमें एडवाइस देना प्रेसिडेंट को जो है वो बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना ही पड़ेगा। वाई? इस केस में क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ना ही आर्काइव्स हैं, आर्काइव्स मतलब समझ गए ना कि कोई ऐसे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं कि नहीं हो, और ना ही ऐसे केस में जो प्रेसिडेंट है उनके पास क्या है तो एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो दोनों ही केस में जो है वो ये देना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे पहले वाले केस में कि मे टेंडर और रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन में, जैसे राम जन्मभूमि केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था तो डिक्लाइन कर दिया था अपने ओपिनियन को देने से। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही केसेस जो है वो ध्यान रखने हैं। यदि आपको पूछा जाएगा तो आपको दिखाना है ये कि किस किस केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मांगा जा सकता है एडवाइस, किस केस में दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, किस केस में नहीं दे सकती है। एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। नोट में क्या बोलता है कि ओपिनियन टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज एडवाइजरी इन नेचर, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये नॉट बाइंडिंग होता है, प्रेसिडेंट में आइदर फॉलो और मे नॉट फॉलो, है ना, ये बाइंडिंग नेचर का जो है वो नहीं होता है। अब रिसेंट में क्या हो गया ऐसा, तो रिसेंट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। प्रेसिडेंट है ना, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम जो है उन्होंने सबमिटेड 14 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चन उन्होंने सबमिट किए फॉलोइंग द कोर्ट्स अप्रैल 2025 जजमेंट, जो हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो अप्रैल 2025 का जजमेंट था जिसमें एक डीम्ड एसेंट और एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया था, इस जजमेंट के ऊपर ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम द्रौपदी मुर्मू ने 14 जो है वो क्वेश्चंस पूछे सुप्रीम कोर्ट से। वो 14 क्वेश्चंस क्या क्या पूछे वो इस प्रकार से मैंने जो है वो यहाँ पर कट जो है वो लगवा दिया है। ठीक है, कि ताकि आप जो है वो एक बार ये क्वेश्चंस भी जो है वो पढ़ सकें कि वो 14 क्वेश्चंस कौन कौन से थे। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, ये आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, उन क्वेश्चंस के ऊपर क्या आंसर दिया गया, क्या एडवाइस दिया गया, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल 14। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वही डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग डेप्थ में समझ पाए कि आखिर क्या जो है वो इशू है। तो एड्रेसिंग क्वेश्चन नंबर 1 जैसे, ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने प्रयास किया है कि आप लोग के सामने जो है वो रखा जाए। सबसे पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस दिए गए गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 200 के तहत, है ना। गवर्नर के पास क्या सब हो सकता है कि हम लोग ऊपर ही पढ़े थे कि या तो एसेंट दे सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट के लिए वो बिल रिजर्व कर सकते हैं, या तो विद होल्ड कर सकते हैं, एक और है कि वो वापस कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन इसके कॉन्ट्रे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंडर आर्टिकल 200 कि गवर्नर इज बाउंड टू फॉरवर्ड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन कंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन में विद होल्ड नहीं कर सकता है उस बिल को, क्योंकि गवर्नर जो है वो कोई पार्टिकुलर इलेक्शन से कंटेस्ट कर कर वहां पर नहीं बैठे हैं, है ना, जैसा कि प्रेसिडेंट बैठते हैं एक इलेक्शन कंटेस्ट करके, या फिर जैसा यूनियन गवर्नमेंट के रूलिंग मेंबर्स जो है वो बैठते हैं पार्लियामेंट में, या जैसा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है। गवर्नर क्या है तो सोलली इलेक्टेड हैं और नॉमिनेटेड हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनका अनम्यूट है। तो क्योंकि वो सोलली कुछ है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है। मेरा मैं तो पढ़ाई और मैं देखो मेरा क्लास चल रहा प्लीज म्यूट, हाँ म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो गवर्नर जो है वो क्या कर सकते हैं, तो गवर्नर कभी भी एसेंट जो है वो नहीं विद होल्ड नहीं कर सकते हैं। ही और सी इज बाउंड टू फॉरवर्ड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ये कहा गया हमारे अप्रैल के जजमेंट में। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ कि जो गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर था, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, जिस केस में वो कुछ अपने ओपिनियंस के तहत जो है वो पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये इस जजमेंट ने नैरोड डाउन द डिस्क्रिशनरी पावर दैट द गवर्नर इंजॉयज अंडर आर्टिकल 200 वेदर टू गिव एसेंट या नॉट, है ना, नो एसेंट। तो एक तरह से ये डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया बताइए ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर के पास है ही नहीं। तो पहला तो ये इसके ऊपर पूछा गया कि बताइए कि ये जो डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, क्या ये ऐसा सच में क्वेश्चन मार्क लग सकता है, क्या गवर्नर के पास ये पावर्स नहीं है कि वो विद होल्ड कर सकता है बिल को।
दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन 2 ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दैट इज अंडर आर्टिकल 163 के तहत डील्स विद एड एंड एडवाइस प्रोविजन, है ना। 163 के तहत क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि गवर्नर को क्या करेंगे बताइए ना, एड एंड एडवाइस करेंगे, ठीक है। इसके पैरा 1 में लिखा हुआ है कि गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आर्टिकल 163 के पैरा 2 में लिखा हुआ है कि गवर्नर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स देम टू एक्सरसाइज सर्टेन डिस्क्रिशन, है ना। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स के केस में गवर्नर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो एड एंड एडवाइस को क्या करें तो फॉलो करें। कुछ कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स आपको पता है, जैसे गवर्नर जो है वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है बिल को। यदि कोई क्लियर कट मैंडेट नहीं मिला है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को बुला सकता है इलेक्शन आई मीन सरकार बनाने के लिए। यदि आकस्मिक तरीके से चीफ मिनिस्टर का निधन हो जाता है तो उस केस में प्रेसिडेंट गवर्नर जो है वो क्या कर सकते हैं, तो है ना, किसी को प्रेसिडेंट किसी को जो है वो चीफ मिनिस्टर के लिए जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है, जैसे पार्डनिंग पावर्स है एक तरह से, है ना। तो पार्डनिंग पावर्स जो है उसमें भी गवर्नर जो है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी किसी सिचुएशन में गवर्नर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें दोनों कंडीशंस जो है वो मेंशन्ड है आर्टिकल 163 में, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि गवर्नर जो है यदि एसेंट टू द बिल दे सकते हैं या फिर विद होल्ड कर सकते हैं, है ना, ये पर्सनल डिस्क्रिशन है उसका, कैन नॉट बी बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस, ठीक है, ये जो है वो लिखा हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन जो मैम ने पूछा है ना, ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट मैम है या फिर प्रेसिडेंट ने, कि क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर अप्लाई नहीं होता है गवर्नर के ऊपर, कि गवर्नर के पास जो है वो कुछ अपना डिस्क्रिशनरी पावर होंगे और ऐसे पावर्स होंगे जो वो अपने ही डिस्क्रिशन के ऊपर वो एक्ट कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उसमें कोई भी एड एंड एडवाइस लेने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो एक तरह से ये पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हेन गवर्नर गिव्स डिसीजन बेस्ड ऑन मेरिट और सब्सटेंटिव डिसीजन दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब देखिए, आपको ये बात पता है कि कोई भी यदि सरकारी अधिकारी या कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी यदि करता है तो उसको आप कोर्ट में जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है, ये इम्यूनिटी मिला हुआ है, एमपीज को भी मिला हुआ है ये, कि यदि एमपी यदि अपने पर्सनल कैपेसिटी में कुछ बोले तो आप उसको कोर्ट में ले जाकर जो है वो क्या कर सकते हैं, तो आंसर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। लेकिन एमपी यदि पार्लियामेंट में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैपेसिटी में यदि कुछ बोलते हैं तो उनको हम किसी भी कोर्ट में ले जाकर क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली यदि प्रेसिडेंट यदि ऑफिशियल कैपेसिटी में यदि कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या हो सकता है, इन जनरली हम लोग देखते हैं कि वो नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली गवर्नर के केस में भी ये लागू होता है। तो गवर्नर के द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन इफ दैट इज बेस्ड ऑन मेरिट एंड सब्सटेंटिव डिसीजन है यदि वो, तो उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू में हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट केस में जो गवर्नर ने एक तरह से 3 से अधिक महीने तक यदि किसी बिल को रिजर्व रख लिया तो उसको हम लोग कैसे कोर्ट में ले जाकर हम जो है वो इन्फोर्स करा सकते हैं, क्या ये गवर्नर के पावर्स का हनन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया तीसरा क्वेश्चन, कि एक तरफ हमारी संविधान है ना इम्यूनिटी ग्रांट करती है कि पर्सनल कैपेसिटी में आप यदि कुछ किए तो दैट कैन बी एडमिसिबल इन कोर्ट, दैट कैन बी इंक्वायर्ड इनटू द कोर्ट, बट ऑफिशियल कैपेसिटी में यदि आप कुछ भी करते हैं तो उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है। और यदि बिल को रिजर्व करना प्रेसिडेंट के लिए या बिल को जो है वो रोके रखना वो पर्सनल कैपेसिटी में नहीं है, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में है, तो उसको कैसे कोर्ट में जो है वो क्वेश्चन किया जा सकता है और कोर्ट कैसे उसके ऊपर कोई टाइमलाइन जो है वो सेट कर सकती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा कि गवर्नर जो है उन्होंने काफी प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक इस बिल को जो है वो रोक कर रखा, इनडिफिनिटली डिले किया बिल को, ठीक है। और इसमें गवर्नर ने एक्सप्लेन नहीं किया कि हम इतने टाइम तक जो है वो क्यों हम इसको डिले कर रहे हैं। तो बेसिकली इनएक्शन जो है वो इनएक्शन की वजह से ये बिल डिले हुए और दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये जो है वो एडवाइस में कहा गया है प्रेसिडेंट को कि यदि गवर्नर इंडिफिनिट टाइम तक डिले करता है और उसका यदि कोई सटल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है कि हम क्यों इस बिल को इतने दिन तक हम रोक कर बैठे हैं, तो उस मैटर में उस केस में कोई भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास और जुडिशियल रिव्यू उसमें लागू होगा। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में अभी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं यदि हम लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ सिट्स ऑन द बिल विदाउट टेकिंग डिसीजन
then it's the power of Supreme Court to direct them to act as soon as possible। मतलब बिना किसी भी, है ना, बिना किसी भी एक तरह से एक्सप्लेन किए हुए, डिसीजन को बिना बताए हुए, बिना किसी कारण के बस यदि गवर्नर इंडिफिनिट टाइम पीरियड तक यदि बिल लेकर बैठ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि आप एज सून एज पॉसिबल उसके ऊपर जो है वो काम कीजिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइम लिमिट फिक्स कर देंगे, जैसा टाइम लिमिट जो है वो पहले फिक्स किया गया था 3 महीना और 1 महीने का, ये जो है वो गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आता है आर्टिकल 361 का कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए। इसमें क्या है, बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए एक्सरसाइज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या मिलता है कि नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन परफॉर्मिंग ड्यूटी टू देयर ऑफिस। अब यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यदि गवर्नर या प्रेसिडेंट अपने पर्सनल कैपेसिटी में यदि कुछ भी करते हैं तो ही और सी इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, है ना, दैट इज ही और सी इज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये बात जो है वो ध्यान रखना है, ये इम्यूनिटी दिया गया है किसमें, तो आर्टिकल 361 में। उसके अलावा इसमें आर्टिकल 361 में और क्या लिखा हुआ है कि बट डज नॉट एब्सोल्युटली बार जुडिशरी फ्रॉम रिव्यूइंग एनी एक्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा किए गए किसी अन्य काम के तहत हम उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं चलाएंगे, ऐसा बार नहीं है। लेकिन बार किसमें है कि यदि ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई यदि फंक्शन किया जाता है गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको हम लोग कोर्ट में जाकर जो है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। पर्सनल कैपेसिटी या ऐसे यदि रैंडमली कोई और किया गया फंक्शन तो उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में ला सकते हैं। ये क्यों दिया जाता है इम्यूनिटी, पता ही आपको, टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल हु इज इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर, उसके ऑफिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, पावर्स को लेजिटिमेट बनाने के लिए। डज नॉट प्रोटेक्ट द ऑफिस ऑफ गवर्नर फ्रॉम द जुडिशियल स्क्रूटनी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो, है ना, ये भी है कि आप यदि पर्सनल कैपेसिटी में कुछ करेंगे तो आप जो है उसको ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। कैन नॉट बी यूज टू सील्ड देमसेल्फ फ्रॉम डिलेइंग इंडिफिनिटली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और अभी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया उसमें ये क्लियरली बोल दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि आप इंडिफिनिटली लेकर बैठे रहेंगे और कोई उसका कारण नहीं बताएंगे। यदि आप कारण नहीं बताएंगे तो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस जो है वो लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कैन टाइमलाइंस बी इम्पोज्ड ऑन गवर्नर बाय द कोर्ट्स, क्या टाइमलाइन जो है वो इम्पोज किया जा सकता है ना, गवर्नर के ऊपर कोर्ट्स के द्वारा। तो इसको जो है वो क्या कर दिया गया, एक तरह से ओवर रूल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में बताया है कि इस प्रकार का टाइमलाइन नहीं फिक्स किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर बैठे रहें। यदि आप उसके ऊपर बैठे रहेंगे, बिना कारण बताए बैठे रहेंगे, तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ले जाया जा सकता है, ये कहा गया है। तो इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 200 के तहत यूजेस इलास्टिक फेज, इलास्टिक मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, एज सून एज पॉसिबल सिर्फ कहा गया है, रेदर देन फिक्स्ड टाइम फ्रेम, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो आप उसके लिए क्या करें, तो टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उस बिल के ऊपर आप जो है वो एक्ट करें। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर जुडिशरी टू इम्पोज रिजिड डेडलाइन, अब ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कहा है। मतलब एक तरह से जो अप्रैल 2025 का जजमेंट है उसका ठीक उलट जो है वो अब कहा गया है। पहले उन्होंने टाइमलाइन फिक्स कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जुडिशियल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में बोला है कि इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर जुडिशरी टू इम्पोज रिजिड डेडलाइन, है ना, कि किसी भी प्रकार का हम रिजिड डेडलाइन यदि हम फिक्स करते हैं so that won't be appropriate. Basically it will be against the doctrine of separation of powers between legislative and judiciary or executive and judiciary, तो उसके अगेंस्ट होगा ये। आर्टिकल 201 के तहत यदि बिल रिजर्व करते हैं गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए, तो उसमें भी जो है ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास यदि जाता है तो प्रेसिडेंट भी ऐसा नहीं है कि लेकर बैठे रहेंगे, उनको भी क्या करना है, तो एज सून एज पॉसिबल उसके ऊपर क्या करना है, तो काम करना है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के पास जो है वो दो जो है वो ये रहता है, चॉइसेस, ऑप्शंस रहते हैं कि या तो वो एसेंट दें या तो विदहोल्ड कर दें। तो दीज बोथ आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, है ना, ये जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। लेकिन यदि टाइम बाउंड मैनर में ये नहीं होता है और बिना कारण बताए अनलिमिटेड टाइम तक रहता है तो जुडिशियल रिव्यू उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इम्पोज कर सकते हैं। तो कैन नॉट बी बाउंड बाय जुडिशियली प्रेस्क्राइब टाइमलाइंस व्हेन डीलिंग विद द स्टेट बिल्स। तो दोनों ही केस में, है ना, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, चाहे वो गवर्नर का केस हो
चाहे वो प्रेसिडेंट का केस हो, कि कोई भी एक टाइम लिमिट जो है वो सेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनफाइनाइट पीरियड तक क्या करेंगे, तो उस बिल को लेकर बैठे रहेंगे। उस केस में आपके ऊपर जुडिशियल रिव्यू चल सकती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कि कैन कोर्ट एडजुडिकेट द कंटेंट ऑफ बिल। अब देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अप्रैल 2025 के जजमेंट में ये बोला, और हम लोगों ने भी ये ऊपर देखा, कि जितने भी बिल्स आज तक पेंडिंग हैं उसको डीम्ड एसेंट मान लिया जाएगा कि वो पास है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बिल के कंटेंट को बिना पढ़े बिना समझे, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी एक्सपर्टीज है कि वो ये डिसाइड कर सकती है कि ये बिल जो है वो आज से बिल नहीं रहेगा, वो कानून बन जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स है एडजुडिकेट करने का? तो बिल के केस में क्या होता है, इन जनरली प्रपोज्ड लेजिस्लेशन जब तक वो रहता है, तो कोई भी कोर्ट कैन नॉट एडजुडिकेट ऑन द वैलिडिटी ऑफ बिल बिफोर इट रिसीव्स द एसेंट एंड बिकम्स लॉ। यदि गवर्नर के केस में गवर्नर ने जब तक एसेंट नहीं दिया और वो कानून जब तक नहीं बना, तब तक कोई भी कोर्ट उस बिल के प्रोविजंस के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकती है। सिमिलरली, यदि यूनियन गवर्नमेंट है और जब तक प्रेसिडेंट ने उस बिल को एसेंट नहीं दिया, तब तक उस बिल के प्रोविजंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्कस नहीं कर सकती है। तो जब तक वो बिल, है ना, प्रपोज्ड स्टेट में है ना, और जब तक वो कानून नहीं बना है, तब तक उसमें कोई भी जो है वो कोर्ट में जाकर डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अप्रैल वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कि जो पेंडिंग बिल्स थे उसको मान लिया कि आज से ये पास हो गए हैं। तो इसका मतलब कि ये जो आपका, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स है एक तरह से, उसके मैंडेट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, तो खारिज कर दिया था। एक बार वो लॉ बन जाए, उसके बाद वंस इट इज इनेक्टेड एज अ लेजिस्लेशन, उसके बाद कैन रिव्यू द कंटेंट ऑफ द लॉ। उसके कंटेंट को क्या किया जा सकता है, बताइए ना, कि रिव्यू किया जा सकता है। और हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में ही देखा था कि यदि कोई कानून बन गया, और ऐसा कानून बन गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, मतलब वो अल्ट्रा वायर्स है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है, तो स्ट्रक डाउन कर सकती है। ठीक है, तो वहां पर आपका जुडिशियल रिव्यू जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद है कि कैन कोर्ट गिव एसेंट टू अ बिल व्हिच इज यूजुअली गिवन बाय द गवर्नर और प्रेसिडेंट। क्या कोर्ट के पास ये एक्सपर्टीज है कि वो किसी भी बिल के ऊपर एसेंट दे सकती है जो गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास है? नो। क्लियर टर्म्स में है हमारे पास क्या चीज, तो आंसर नो, कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, कोर्ट कैन नॉट गिव एसेंट टू अ बिल। तो जैसे जो 10 बिल्स पेंडिंग थे और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये आज से पास माने जाएंगे, वो एक तरह से क्या था, तो वो खुद ही जजमेंट ही अपने आप में क्वेश्चनेबल था। कोर्ट के पास इतना एक्सपर्टीज नहीं है, ना ही कोर्ट जो है वो किसी बिल को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और ना ही उस बिल को वो क्या कर सकती है, तो एसेंट दे सकती है। तो एक तरह से जो डीम्ड एसेंट था, उसको अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, बताइए, तो ओवर रूल कर दिया, मतलब उसको समाप्त कर दिया एक तरह से। आर्टिकल 145(3) क्या बोलता है, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो आर्टिकल किस में है, तो आपका 145(3) में है। 5 जजेस का बेंच जो है वो, उसमें हम लोग देखते हैं आर्टिकल 145(3) में। आर्टिकल 142 क्या बोलता है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड एसेंट, है ना। इसके तहत ये बोला गया आर्टिकल 142 के तहत, कि कैन नॉट बी यूज्ड टू ओवरराइड सब्सटेंटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 200 एंड 201। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कहा गया कि कभी भी कोर्ट जो है वो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके आर्टिकल 200 और 201 को जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि यदि गवर्नर या प्रेसिडेंट बहुत दिनों तक बिल लेकर बैठ गए और आर्टिकल 200 और 201 के तहत उन्होंने एसेंट नहीं दिया, तो आर्टिकल 142 इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन बिल्स को क्या करेगी, तो ओवरराइड कर देगी या पास कर देगी। ऐसा नहीं किया जा सकता है। अभी ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो है वो एडवाइस दिया गया है। सिमिलरली, आर्टिकल 131 में जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, रिजॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन, है ना। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि स्टेट होता है एक तरफ पार्टी, और दूसरे तरफ कौन होती है, तो यूनियन होता है। तो इसमें पूछा गया था कि कैन सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन बियॉन्ड आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 के अलावा यदि किसी और आर्टिकल के तहत स्टेट और यूनियन के बीच में कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट आती है सुप्रीम कोर्ट के सामने में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको रिजॉल्व कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैटर्स जो आर्टिकल 131 के तहत आएंगे, उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना एडवाइस जो है वो दे सकती है, या फिर उसी मैटर को रिजॉल्व कर सकती है। लेकिन प्रेजेंट जो केस है,
प्रेजेंट केस में क्या था कि इट वाज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ स्टेट वर्सेस यूनियन डिस्प्यूट, इट वाज द केस ऑफ गवर्नर वर्सेस दैट पर्टिकुलर स्टेट, है ना। ये केस क्या है कि स्टेट और यूनियन का मैटर ही नहीं है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन नहीं दे सकती है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में इस प्रकार का यदि कोई डिसीजन दिया था तो वो क्या है, वो गलत था एक तरह से। तो इसमें डिक्लाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अभी, और ये बोला है कि बिकॉज इट वाज मैटर ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नर नॉट स्टेट वर्सेस यूनियन डिस्प्यूट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि यदि कोई भी डिस्प्यूट स्टेट और यूनियन के बीच में हो और आर्टिकल 131 के आधार पे हो, तभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसमें एडजुडिकेट कर सकती है। अन्यथा कोई भी ऐसा मैटर हो जिसमें गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा हो, तो उसमें आर्टिकल 131 इन्वोक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो जजमेंट है। अब देखिए पास्ट इंस्टेंसेस क्या कभी हुए हैं क्या, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुल मिलाकर 16 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर जो है वो, है ना, डी एसेंट एक तरह से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो मांगा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे दिल्ली लॉज एक्ट केस 1951 में हुआ था। वहां पर स्कोप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में चर्चा किया गया था कि किसके पास पावर्स ज्यादा है, किसके पास कम है। दिल्ली में ये चलते रहता है, आपको पता ही है ना, कि जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जो रूलिंग पार्टी है, यदि दोनों अलग अलग सरकार अलग अलग पार्टीज के हों, तो फिर क्या हो जाता है, डिस्प्यूट होता है। तो उस समय भी दिल्ली लॉज एक्ट केस 1951 के तहत डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था। सिमिलरली केरला एजुकेशन बिल 1958 में मांगा गया था। हार्मोनिक फंडामेंटल राइट्स विद डीपीएसपी दोनों के बीच में क्लैश था, तो मांगा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया कि बताइए दोनों में कौन ऊपर है। बेरूबारी केस 1960 में मांगा गया था। वहां पर टेरिटोरियल सीजन रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, यदि किसी टेरिटरी को हम यदि सीड करेंगे या किसी टेरिटरी को यदि हम कैप्चर करेंगे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है, ये भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत जो है वो मांगा गया था। तो ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इसको आप लोग क्या करेंगे, तो याद कर लेंगे अच्छे से। अब इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ये देखा कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए गए, उसमें एडवाइस में क्या बोला गया, जो एडवाइस पहले दिया गया था, मतलब जो डिसीजन पहले दिया गया था उससे वो एडवाइस कैसे डिफरेंट था, और कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हम लोगों ने अभी तक देखे। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट कैसे है। तो सबसे पहली बात इसमें यह कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स जो है वो दिखाया गया है कि प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा, गवर्नर का रोल क्या होगा, और खुद सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होगा, ये इसमें बताया गया है इस रेफरेंस में। और क्लियर डेमार्केशन दिखाया गया है तीनों के पावर्स के बीच में, और ये भी बताया गया है कि कहां पर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के मैटर्स में एडजुडिकेट कर सकती है, कहां पर सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के मैटर में एडजुडिकेट कर सकती है, और कहां पर एडजुडिकेशन नहीं किया जा सकता है, ये बताया गया है। नेक्स्ट क्या बताया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि रीअफर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसके डॉक्ट्रिन को जो है वो अपहोल्ड किया है एक तरह से। रीडिफाइन द बैलेंस ऑफ पावर, है ना, कि जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है, तीनों के बीच में बैलेंस ऑफ पावर होना बहुत ही जरूरी है, और कभी भी जुडिशरी चाह कर भी इसके पावर्स को इंक्रोच नहीं कर सकती है, ये जो है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक जो है वो वेन डायग्राम के तहत हम लोगों ने दिखाया है कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, है ना, तीनों जो है वो क्या है, तो ओवरलैपिंग है एक तरह से। और तीनों के ही ओवरलैप से क्या होता है कि सरकार में जो है वो बैलेंस बना रहता है। तो इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बाय प्रिवेंटिंग ओवर रीच, है ना, कोई भी एक दूसरे के एरिया को इंक्रोच नहीं कर सकता है, ये बताया गया है। प्रोसीजरल सर्टेनिटी के बारे में चर्चा किया गया है। रिजर्व रिजॉल्व प्रोसीजरल अनसर्टेनिटी इन इंटर गवर्नमेंटल मैटर्स, ऐसे मैटर्स जिसके बारे में कोई भी प्रोसीजर फिक्स नहीं है, इसको क्लेरिफाई किया गया है इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत। जैसे बिल का कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं था और अप्रैल 2025 में टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया, तो क्या ऐसा टाइमलाइन फिक्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में जो है वो क्या किया गया है एक तरह से, तो है ना, क्लैरिटी जो है वो दिया गया है। रिजॉल्व किया गया है प्रोसीजरल अनसर्टिनिटी को, ठीक है। एस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर रिजॉल्विंग इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन इन फ्यूचर, बोला गया कि ऐसा नहीं है कि गवर्नर उसको जो है वो लेकर बैठ नहीं सकते हैं, बैठेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उनको बकायदा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्या रीजन है कि वो पास नहीं कर रहे हैं, और यदि वो एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो आप जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि फ्यूचर में कभी इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन होती है दो या दो से अधिक इंस्टीट्यूशन के बीच में, तो एक तरह से हमारे पास एक गाइडलाइन आ गया कि उस केस में क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट है
फेडरल फंक्शनिंग को क्या किया है तो बूस्ट किया है। डिफाइन ज्यूरिडिक्शनल बाउंड्रीज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में जो ज्यूरिडिक्शनल बाउंड्रीज है उसको क्या किया गया है, एक तरह से तो डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या किया है तो प्रमोट किया है, जहां पर सेंटर और स्टेट्स है ना दोनों क्या करते हैं तो आपस में जो है वो मिलकर काम करते हैं, और जहां पर गवर्नर जो है दैट इज जस्ट नॉट मेयरली एन एजेंट ऑफ यूनियन, है ना, तो उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है वो प्रमोट करने के दिशा में ये एडवाइस जो है वो एक तरह से दिया गया है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या सब है वो भी समझना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या सब है तो सबसे पहला ये क्या है, नॉन बाइंडिंग नेचर है ना। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन हम लोग ऊपर ही देखे थे कि यदि कोई लॉ के मैटर में पूछा जाए, है ना, यदि कोई जो है वो इंपॉर्टेंट ज्यूरिसडिक्शन के मैटर में पूछा जाए, है ना, इन सब के केस में यदि दिया जाता है कोई भी ओपिनियन तो वो कैसा होता है, नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है ना। आर्टिकल 143(1) के तहत ये जो है वो दिया जाता है। तो क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग नेचर का है तो इसके जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो लिमिट हो जाते हैं, कि हो सकती है सरकार इसको माने, हो सकती है नहीं माने। मतलब अभी जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस केस में तो ये मानेगी ही मानेगी, क्योंकि उनके फेवर में है एक तरह से। यदि हो सकता है कोई कल होकर ऑपोजिशन की गवर्नमेंट आई तो वो इसको मानने से मना कर देगी, है ना, वो बोलेगी कि नहीं ऐसा नहीं होता है, जो भी जितने भी बिल्स पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड एसेंट दिया था तो हम उसको मानेंगे कि वो डीम्ड एसेंट हो गया है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो इसका मैटर कर सकता है, क्योंकि ये बाइंडिंग नेचर का नहीं है। दैट विल इंटायरली डिपेंड अपॉन द विल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना, ये विल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर सीधा सीधा ये प्रथम दृष्टया जो है वो निर्भर करेगा कि उसको मानना है या नहीं मानना है। रेजेस डाउट अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है तो इसका इफेक्टिवनेस भी बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, पॉलिटिकल पोटेंशियल पॉलिटिसाइजेशन, रेफरेंस रिस्क पॉलिटिकल मिसयूज टू वैलिडेट कंट्रोवर्शियल डिसीजंस, है ना। अब ये हो सकता है कि जो इसका डिसीजन है या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो किसी न किसी पॉलिटिकल मोटिव से ड्रिवन भी हो सकता है, पर्सनल गेन्स के लिए। हो सकता है कि जो लोग डिसीजन दे रहे हैं अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में वो अपने कुछ पर्सनल स्टेक स्टेक को जो है वो रख कर दे रहे हो, है ना, तो इसमें पॉलिटिसाइजेशन जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि अनक्लियर थ्रेशोल्ड फॉर द रेफरल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लैक्स क्लियर स्टैंडर्ड कि कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कौन सा फैक्ट ऑफ द पब्लिक है, ऐसा कोई डेफिनेशन क्लियरली संविधान में नहीं दिया गया है कि किस केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो रही है और किस केस में फैक्ट्स ऑफ द पब्लिक की बात हो रही है। गिविंग एग्जीक्यूटिव ब्रॉड डिस्क्रिशन, है ना, कि एग्जीक्यूटिव के पास ये मुद्दा आ जाता है। जैसे यदि आर्टिकल 142 के तहत 143(2) के तहत यदि मांगा जाता तो वो बाइंडिंग नेचर का है, लेकिन 143(2) में क्या आएगा, 143(1) में क्या आएगा, ये सिर्फ एक एक वर्ड में बता दिया गया है, उसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं। तो वो सीधे सीधे किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो अपना रेफरेंस मांगेगी सुप्रीम कोर्ट से, प्रेसिडेंट अपना कभी भी रेफरेंस मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से तो वो कौन से आर्टिकल के तहत मांगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल टेंशन जो है वो इससे खत्म नहीं होता। एक तरह से रेफरल्स ऑफन अराइज फ्रॉम जुडिशरी एग्जीक्यूटिव डिस्प्यूट्स, है ना, ये रेफरल्स की वजह से क्या देखने को मिलता है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या देखने को मिलता है, बताइए ना, डिस्प्यूट देखने को मिलता है। और क्योंकि इसका कोई टाइमलाइन नहीं है रेफरेंस का, रिस्पॉन्स का, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक इसको रोक के रख सकती है अपना जो है वो एडवाइस देने में। तो देर इज नो टाइम लिमिट फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू रिस्पॉन्ड, है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने दिन में जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी, है ना। तो ये सब जो है वो हम लोगों ने टॉपिक देखा। अब इसका एक हॉलिस्टिक जो है वो कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 मार्क्स अ क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, है ना। अभी तक का ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने ही एक बहुत बड़े लैंडमार्क जजमेंट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में उन्होंने क्या कर दिया तो निगेट कर दिया, है ना। It seeks to clarify the limits of judicial intervention, the scope of Article 142 and justiciability of executive actions। नहीं, अब देखिए ये किस किस चीज को क्लेरिफाई करने का एक स्टेप है। एक तरह से कि कितना किस हद तक जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है एग्जीक्यूटिव एक्शन में, आर्टिकल 142 का क्या स्कोप हो सकता है, और दूसरा कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं उनकी जस्टिसिएबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता है। इन सब को वो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या करती है तो केटर करती है या क्लेरिफाई करती है, देयर बाय shaping the separation of power and reinforcing India's federal democratic structure through greater constitutional clarity, है ना।
तो ये सारा पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखना है। हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने इसमें देखा कि कैसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से ये बात स्टार्ट हुई और क्यों हुई, है ना, रीजन क्या है, गवर्नर का क्या रीजन था, गवर्नर जो है वो कौन कौन से स्टेट के बिल्स जो है, कौन कौन से स्टेट के गवर्नर जो है उन्होंने अपने बिल्स को जो है वो, है ना, रिजर्व करके रखा था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था वो आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों जजमेंट आपको ध्यान रखना है, डीम्ड एसेंट और इम्पोज टाइम लिमिट वाला। कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिजर्व कर सकती है, कौन से आर्टिकल के तहत एसेंट दे सकती है, वो ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 142 क्या बोलता है वो भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किस किस केस में लिया जा सकता है, बाइंडिंग नेचर का है कि नॉन बाइंडिंग नेचर का है। और प्रेजेंट केस में कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखना है। प्रेजेंट केस में 14 क्वेश्चंस जो है वो आप एक बार पढ़ लेंगे उसको, और किस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। और फाइनली इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा वो ध्यान रखना है, और इसके लिमिटेशन या चैलेंजेस क्या है वो ध्यान रखने हैं। और इसके बाद जो है वो आपको एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो इसका आपको बना लेना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक जो है वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग कि अभी गवर्नर और, है ना, जो स्टेट के जो बॉडीज हैं, स्टेट के जो रूलिंग पार्टी के जो पॉलिटिकल मेंबर्स हैं, उनके बीच में काफी टसल देखने को मिल रहा है। और अभी प्रेजेंटली भी आप देखे थे कि कैसे जो है वो रूलिंग पार्टी के द्वारा बनाए गए स्पीच को पढ़ने से जो है वो कुछ स्टेट्स में बजट सेशन के समय में मना कर दिया गया है ना, गवर्नर के द्वारा। तो ऐसे केसेस में ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ये काफी ज्यादा, है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि इसमें एक कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी क्या है थोड़ा सा उसके बारे में भी अब अंत में डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोवर्सी ये है कि जब अप्रैल 2025 में जब डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो एक कोर्ट के द्वारा दिया गया एक जजमेंट था बेसिकली, और वो जजमेंट जो है वो बाइंडिंग है। लेकिन अभी आर्टिकल 143 के तहत जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया है, ये कोई जजमेंट नहीं है, ये एक तरह से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है। तो now the question arises that whether the credibility of this April 2025 court judgment remains still valid or not after this presidential reference। कि इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, क्योंकि बहुत सारे चीजों को तो निगेट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, पुराने जजमेंट को खत्म कर दी, खारिज कर दी, तो क्या अभी भी वो जजमेंट लागू है, या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद वो जजमेंट जो है वो समाप्त हो गया? तो इसका उत्तर ये है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत जो भी हमें मिले हैं इनपुट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय महोदया, है ना, जो प्रेसिडेंट को मिला है, वो वो जजमेंट बेसिकली बाइंडिंग नेचर का नहीं है ना। सरकार चाहे तो उसको मान सकती है, सरकार चाहे तो उसको नहीं भी मान सकती है। तो सरकार नियर फ्यूचर में ये भी कर सकती है कि उस प्रेसिडेंशियल जजमेंट के अकॉर्डिंगली एक जो है वो क्या कर सकती है, तो, है ना, जो कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो पब्लिश कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के कंसल्टेशन में। तो ये पॉइंट भी जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो 2025 का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का वो अब खत्म हो गया है। अभी ऐसा क्लैरिटी कुछ निकल कर नहीं आया है। समझ गए आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये पॉइंट जो है वो टॉपिक हमारा इसके साथ ही जो है वो एक तरह से समाप्त होता है, ठीक है। तो अब इसके साथ ही हम लोग अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, वो है लेबर कोड्स, ठीक है। ये हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग जो है वो आज बर्निंग इश्यूज के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और इस बर्निंग इश्यूज के टॉपिक के कड़ी में हम लोग आज चौथा टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, और अब हम लोग लेबर कोड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, लेबर कोड्स जो है वो हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 2047 का टाइम फ्रेम सेट की हुई है फॉर अचीविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ विकसित भारत, है ना। इसके बारे में हम लोग चर्चा बहुत बार कर चुके हैं, आप लोगों ने भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप लोग भी। तो इस विकसित भारत के जो मिशन है, मकसद है, इसको अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, है ना, हमें चाहिए डेवलपमेंट। और कैसा डेवलपमेंट हमें चाहिए? तो हमें चाहिए कैपिटल लेड डेवलपमेंट, जहां पर हम क्या कर सकें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, जहां पर हम क्या कर सकें, तो हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसको हम लोग क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें, जहां पर